जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको 14 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स के साथ यहां पे स्टैटिक जीके मिलेगा। आपकी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत का 44 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए, भारत का जो 44 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है, इसका नाम है मराठा सैन्य परिदृश्य। इसे हम बोलते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बोलते हैं। तो अभी भारत का ये 44 नंबर का यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। अब जानते हैं इसके पूरी डिटेल्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको 44 यूनेस्को साइट के बारे में बताया है, तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो, अभी यूनेस्को की हुई है विश्व धरोहर समिति की बैठक, 47 नंबर की एनुअल बैठक हुई है। हर साल ये बैठक होती है और इस बैठक में डिसीजन लिया जाता है कि किसको यूनेस्को साइट में शामिल करना है। तो अभी यहाँ पे डिसीजन लिया गया। 6 से लेकर 16 जुलाई के बीच में बैठक हुई है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये बैठक हुई है। तो आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में मराठा सैन्य परिदृश्य को, मराठा लैंडस्केप को यहाँ पे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। दोस्तों, एक मराठा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम किया और बहुत मजबूती से लड़े और सबसे ज्यादा अंग्रेज अगर किसी व्यक्ति से परेशान हुए, किसी समूह से परेशान हुए, तो मराठाओं से परेशान हुए हैं। तो मराठाओं की जो रणनीति रही है, जो उनका वॉर के खिलाफ, मतलब वॉर में किस प्रकार से उनकी रणनीति होगी, वो इनके आर्किटेक्चर पे भी बेस्ड था। बड़े बड़े आप किले देखेंगे जो पहाड़ों पे बने थे। इसकी वजह से वो इतनी मजबूती से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इसे शामिल किया गया है और यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, भारत का 44 नंबर का यूनेस्को साइट यहाँ पे आप देख रहे हैं और ये इसमें मराठा सैन्य परिदृश्य में टोटल 12 किले हैं, 12 फोर्ट हैं। कुछ 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ पे 11 किले देखेंगे जो कि खुद महाराष्ट्र में है और जगह यहाँ पे साल्हेर है, शिवनेरी है, लोहगढ़ है, खंडेरी है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सुवर्णदुर्ग है, पन्हाला है, विजयदुर्ग है और सिंधुदुर्ग है। और एक किला बस तमिलनाडु में, इसका नाम है जिंजी किला। तो 11 किले आपके महाराष्ट्र में हैं और एक किला आपका तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो सारे किले आप यहां पर देख रहे हैं, ये 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में बनाए गए, जो कि मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति को दर्शाते हैं और मराठा के समय में किस प्रकार से उनका आर्किटेक्चर था वो यहाँ पे बताते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इन सभी किलों का निर्माण किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया। अब भारत में टोटल 36 कल्चरल साइट हो गए हैं, 7 नेचुरल हैं और एक यहाँ पे मिक्स्ड है जो कि कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं भारत के सबसे पहली यूनेस्को साइट जो 1983 में घोषित हुए। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में 1983 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में है, इसको भी यूनेस्को साइट में यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो चौथा है वो ताजमहल है। तो चौथा यहाँ पर आप देख रहे हो ताजमहल है, तो ताजमहल को भी यूनेस्को साइट में यहाँ पे शामिल किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में 1983 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, समझ गए आप। तो ये 4 यूनेस्को साइट थे जो 1983 में शामिल हुए। अब मैं आपको रिसेंट के बता रहा हूं जो 2021 से लेकर 2025 तक है। 2021 में जो रमप्पा मंदिर है ये 39 नंबर का यूनेस्को साइट बना, जो कि तेलंगाना में है और एक काकतीय स्थापत्य शैली को बताता है। फिर 40 नंबर का 2021 में धोलावीरा बना और ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। और दोस्तों 2023 में शांति निकेतन बना, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित आश्रम है। 2023 में होसाला मंदिर समूह बने और ये 42 नंबर का यूनेस्को साइट है। शांति निकेतन 41 नंबर का है। ये कर्नाटक में है, बेलूर हलेबीडो सोमनाथपुरा के मंदिर को यहाँ पे दर्शाता है। 2024 में भारत का 43वां यूनेस्को साइट बना, जो कि असम में है। अहोम वंश की समाधि स्थल है। अहोम वंश के राजा रानियों का कब्रिस्तान आपको देखने को मिलेगा।
और 2025 में इसी वर्ष मराठा सैन्य परिदृश्य बना, जहां पर आपको 12 किलो के समूह देखने को मिलेंगे और महाराष्ट्र तमिलनाडु में है। आइए देखते दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी हाल ही फिलहाल में जारी किया गया। 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर इनमें से कौन सा बना है? तो अहमदाबाद सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर बना है। अब देखिए इंदौर को क्यों शामिल नहीं किया गया कि इंदौर ऑलरेडी 3 बार टॉप पे आ चुका है, तो कोई कंपीट ही नहीं कर पा रहा था इंदौर से, तो अभी यहाँ पर एक अलग ही कैटेगरी में इंदौर को रख दिया गया, सूरत को रख दिया गया कि आप तो चलिए बेस्ट हैं ही, अब बाकियों को भी मौका देते हैं। तो अहमदाबाद को पहला नंबर यहाँ पे मिला है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, और वो यहाँ पे विजेताओं की घोषणा करेंगी 17 जुलाई को। स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पे न्यू दिल्ली में विजेता विनर्स जो होंगे उनको यहाँ पे सम्मानित करेंगे। अभी कोई ऑफिशियल लिस्ट आई नहीं है, लेकिन दोस्तों ये पहले से पता चल चुका है। पहले स्थान पे अहमदाबाद गुजरात का जगह है, दूसरे स्थान पे इस बार भोपाल को स्थान मिला है, मध्य प्रदेश में है। थर्ड प्लेस आपको यूपी में लखनऊ को देखने को मिलेगा, 2023 में 44 प्लेस पर था, तो लखनऊ ने एक बड़ी छलांग मारी है, उत्तर प्रदेश का आपको पता कैपिटल है। अब इनमें से अब देखो सुपर स्वच्छता लीग में इसमें उन सभी शहरों को टॉप रखा गया है जो लगातार 3 साल से टॉप में रहे हैं। तो इसमें इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, इसमें 15 शहर को शामिल किया गया है जिनको सुपर क्लीननेस लीग में शामिल किया गया है कि भाई साहब आपका तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, हम आपको अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सुपर स्वच्छता लीग की हम बात करें तो इन शहरों को 12,500 अंकों के साथ मान्यता यहां पे दी गई है। आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनमें से किस राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पे कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, तो इनमें से आपको 4 मेंबर देखने को मिलेंगे, उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इन सभी को यहां पे नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। तो देखिए 13 जुलाई 2025 को संविधान के आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में राज्यसभा के लिए 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। राष्ट्रपति 12 लोगों को यहां पे नॉमिनेट कर सकते हैं और 12 मेंबर जो है राज्यसभा में जा सकते हैं, जो कि कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट आपको याद रखना है, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, है ना, इन सभी क्षेत्रों से जो व्यक्ति होते हैं इनको यहाँ पर रखा जाता है। उज्जवल निकम की बात करें तो ये बहुत ही रेनोन्ड, ये पब्लिक वकील हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनको भी शामिल किया गया है, ये पहले हमारे विदेश सचिव रह चुके हैं और सीनियर डिप्लोमेट हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये हिस्टोरियन है और शिक्षाविद हैं। फिर है दोस्तों सी सदानंद मास्टर, तो ये शिक्षक है और सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आप यहाँ पे चारों की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको 4 तस्वीर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इन तस्वीरों को, जो मीनाक्षी जैन है वो शिक्षाविद हैं और उज्जवल निकम ये यहाँ पे सरकारी वकील हैं। सी सदानंद यहाँ पर मस्ते भाजपा उपाध्यक्ष केरल से हैं और हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में हम थोड़ी आपको बता दें तो राज्यसभा जो है एक अपर हाउस है और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको यहाँ पे कहा जाता है। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और 13 मई 1952 को पहला इसका सेशन हुआ था। इसमें अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं। प्रेजेंट में 245 मेंबर हैं। 238 मेंबर यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं और यूटी से चुने जाते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। अब देखो 12 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, जो कि आपके कला क्षेत्र से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं और सोशल सर्विस से होते हैं। तो लास्ट आपको याद रखना है, लास्ट से आपको ट्रिक याद रहेगी, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस, इन 4 फील्ड से राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली यहाँ पे चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर भी हो जाते हैं। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती है, ये परमानेंट हाउस कहलाती है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 63 के तहत हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पदेन सभापति यहाँ पे कहलाते हैं।
ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पिछले 1 साल की अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है डेली करंट अफेयर्स की, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आप डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में आओ, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप टेस्ट सीरीज पे आइए तो आपको डेली फ्री टेस्ट मिलेगा, जिससे आपकी रैंकिंग पता चलेगी आप पढ़ कैसे रहे हो। कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक्स हैं आपके लिए बहुत सारी मंथली, ये सब चेक कर लेना। और चैनल पे नए हो तो ये कर लो, ताकि हमारा आपका जो यहाँ पे रिलेशन है वो पक्का हो जाए कि डेली आपको पढ़ना है, वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और घंटी वाला बटन दबा देना। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्विज नोटिफिकेशन मिले। ये नंबर है, सेव कर लेना, ठीक है, 8962056009। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन का कार्यकाल कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया, कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, जो यहां पर हमारे गृह सचिव हैं, जो कि हमारे होम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, तो 2026 तक इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। हमारे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इनके कार्यकाल को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो 22 अगस्त 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा है। यहाँ पे गोविंद मोहन आप देख रहे हैं 1918 बैच के, ये सिक्किम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों 22 अगस्त 2024 को गृह सचिव का इन्होंने कार्यभार संभाला था। और गृह सचिव जो होता है वो गृह मंत्रालय को देखता है, उसका सबसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, गृह मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। अब देखो, बहुत सारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं जो हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, टीवी सोमनाथन है। जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं वो अमित खरे हैं, तरुण कपूर हैं। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो है पीके मिश्रा साहब। तो ये पहले नंबर के पीके मिश्रा साहब, और दूसरे नंबर पे शक्तिकांत दास जी हैं, जो पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, अब आरबीआई गवर्नर होगा संजय मल्होत्रा, ठीक है। विदेश सचिव हैं हमारे विक्रम मिश्री, जो कि 35वें नंबर के हैं। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, और हमारे डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी हैं गार्गी कौल, ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस विमान से स्वदेशी अस्त्र बीबी राम का सफल परीक्षण यहां पे किया है? तो डीआरडीओ ने और इंडियन एयरफोर्स ने अभी यहां पे टेस्ट फायर किया बीबी राम को। तो किस एयरक्राफ्ट से? तो इसका नाम है Su-30 Mk1। Su-30 Mk1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने Su-30 Mk1, जो कि इंडिजीनियस अस्त्र है, बीबी राम का सफल परीक्षण किया है। और जगह यहां पे उड़ीसा का चांदीपुर है, जहां से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इसकी टेस्टिंग हुई है। तो प्लेटफॉर्म जो है वो भारतीय वायुसेना का है। Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान है, जो कि हमने रशिया से लिया है। तो मिसाइल जो है स्वदेशी अस्त्र बीबी रैम है, इसका नाम है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और इसकी जो टेक्निक है वो यहाँ पे स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर से पूरी तरीके से लैस है। दुश्मनों को धूल चटा सकता है, दुश्मनों को ट्रैक में नहीं आएगा, ये इसकी खासियत है। ये 100 से 110 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और 4.5 मैक यानी साउंड की स्पीड से 4.5 गुना तेज है। और इसका जो उड़ान अवधि है 100 से 120 सेकंड में अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। और BDL इसने बना रहा, भारत डायनेक्स लिमिटेड ने बनाया, जो कि हैदराबाद में है। डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारत में जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं, डीआरडीओ बनाता है। डॉक्टर समीर वी कामत ये अध्यक्ष, इनके कार्यकाल को भी अभी बढ़ाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के बीच में अरब सागर में एक संयुक्त पैसिक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? एक ज्वाइंट पैसिक एक्सरसाइज किया गया इंडियन नेवी और यहाँ पे किस नेवी के बीच में? तो देखिए, इंडियन नेवी और यहाँ पे ग्रीस नेवी के बीच में पैसिक्स एक्सरसाइज किया गया है। तो भारतीय नौसेना और हेलेनिक, जो कि ग्रीक आप कहेंगे नौसेना, तो 10 जुलाई को अरब सागर में, जो अरब सागर आपको भारत में देखो, उधर आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, इधर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा भारत के पश्चिम में। तो मुंबई तट के पास ये पैसिक्स अभ्यास किया गया है। हमारे भारतीय जहाज INS तर्कस इसमें शामिल हुआ, और ग्रीक जहाज HS पैसेरा यहां पे शामिल हुआ है, जो कि ग्रीक जहाज है।
2024 में ग्रीस ने भारत के साथ ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो की तरंग शक्ति है, तो इसमें भारत ने भाग लिया था। ठीक है, 2025 में भारत ने ग्रीस के इनिचोस 25 वायु अभ्यास में भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में सब पढ़ाया बताया है। पैसिक्स अभ्यास मतलब होता है पासिंग एक्सरसाइज, एक प्रकार का नेवल एक्सरसाइज होता है, समुद्री अभ्यास होता है। तो जो दो मित्र देश होते हैं, नौसेनाएं समुद्र में आमने सामने होती हैं और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही होता है, स्ट्रैटेजिक युद्ध अभ्यास साझा किया जाता है और यहाँ पर रणनीतिक तौर पे युद्ध के लिए तैयारी है ये। ठीक है, अगला है कोटा श्रीनिवास का हाल ही में निधन हो गया है। तो कोटा श्रीनिवास कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो कोटा श्रीनिवास अभिनेता थे। कौन थे? ये एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो साउथ के अभिनेता हैं, आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा, बहुत बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले इनकी तस्वीर देखी थी जिसमें काफी कमजोर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो हैदराबाद में इनका निधन हुआ है और 83 वर्ष के थे। 1978 से इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट करी, लगभग अपने पूरे लाइफ में 750 प्लस मूवीज में काम किया है, बहुत सारी भाषाओं में काम किया है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम। और इनको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री सम्मानित किया गया है 2015 में। अगला प्रश्न है, हरिकृष्णन ए रा भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो हरिकृष्ण ए रा ये ग्रैंड मास्टर बने हैं किस नंबर के? तो देखिए, अब तक भारत के पास 86 ग्रैंड मास्टर थे, अब 87 नंबर का भी ग्रैंड मास्टर मिल गया। तो 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन है, आपको ध्यान में रखना है। तो हरिकृष्णन का पहले तस्वीर आप देखिए, कोई भी चीज आपको याद करनी हो तो आप तस्वीरों से याद कर सकते हैं। तो 23 साल के हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते, जितने भी आप चेस मास्टर देखोगे वो तमिलनाडु से। 2018 में इंटरनेशनल मास्टर भी ये बने थे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट 83 से लेके 86 ग्रैंड मास्टर। 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर तो आपको मैंने बताया श्री हरि एलआर है। 85 नंबर के श्याम निखिल पी है 85 के। वैशाली राम बाबू आर प्रज्ञान आनंद की बहन है, 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर है। आदित्य सामन 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये सारे ग्रैंड मास्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। अभी प्रेजेंट में जो विश्वनाथन आनंद हैं वो फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? कौन सा इनमें से व्यक्ति है जिसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज मिला है? तो वर्षा देश पांडे को यह अवार्ड दिया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देश पांडे को मिला है। ठीक है, तो यह सम्मान उनको क्यों मिला है? यहां पर इन्होंने लिंग समानता और जो प्रजनन अधिकार है, लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ इन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। ठीक है, और मतलब कुल मिलाकर के जो मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसको कम किया है, दोनों को एक दृष्टि से देखा जाए, इसके लिए मैसेज इन्होंने दिया है। इसलिए इनको यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी पे काम किया है, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र की सतारा की एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। 1990 में दलित महिला विकास मंडल की भी इन्होंने स्थापना भी करी थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1981 से दिया जा रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब स्थापना हुई है और पहली बार 1983 में अवार्ड दिया गया था। जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति असाधारण योगदान देता है उन व्यक्तियों, उन संस्थाओं को दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, अगला है, आर्थुकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में है जो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन चुका है? आर्थुकल पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्टेट? तो आपको ये कहां पे देखने को मिलेगा? केरल स्टेट में, केरल राज्य में देखने को मिलेगा। तो आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन है, तो ये आपको केरल में अलुपुझा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 जुलाई 2025 को ये प्रमाण पत्र BIS के द्वारा दिया गया है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ISO जो होता है ये एक ऐसा संस्थान है जो दुनिया भर में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी क्वालिटी, उनके सर्विसेज, उन सबको सर्टिफाई करता है। उनका यहाँ पे स्टैंडर्ड तय करता है कि अगर ये प्रोडक्ट इस लेवल को पार करता है, इस पैरामीटर को पार करता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है या फिर बेकार है। तो यहाँ पर ये उन सभी की क्वालिटी और यहाँ पे उनकी इफिशिएंसी पे
ये मानक यहाँ पे तय करता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, 47 में स्थापित हुआ था ISO। अगला है कार्टिस कैम्पर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए हैं, और पहले ऐसे पुरुष क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए हैं। तो ये आयरलैंड के प्लेयर है। किस देश के प्लेयर हैं? आयरलैंड के प्लेयर है जिन्होंने इतिहास रच दिया है, 5 गेंदों में 5 विकेट इन्होंने लिया है। ठीक है, तो आयरलैंड के ऑलराउंडर है कार्टिस कैम्पर। प्रोफेशनल क्रिकेट इतिहास में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले यहाँ पे पुरुष क्रिकेटर बन गए। बहुत बड़ी बात है, 5 गेंदों में 5 विकेट नहीं मिलना। आप 6 छक्के मार सकते हो, लेकिन बॉलर बनना इतना आसान नहीं है। तो रिकॉर्ड जो था डबलिन में मूनस्टर रेड्स और नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के बीच में यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था, T20 ट्रॉफी मैच हुआ था, और इस T20 ट्रॉफी मैच में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर जिम्बाब्वे की महिला भी हैं, ऑलराउंडर केलिस नदलोवू। तो ये यहाँ पर आप इनका चेहरा देख रहे हैं, ये यहाँ पे महिला है, और जो मैंने आपको बताया वो पुरुष है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। पहली बार T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी टीम बन गई है? तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी अचंभित करने वाला है, इटली जो है वो अपने फुटबॉल के लिए जानी जाती है, बट फुटबॉल में क्वालिफाई नहीं करी है, बट क्रिकेट के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो इटली ने पहली बार 2026 में T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। इटली ने टॉप 2 प्लेस हासिल किया है, पहली बार T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है। ठीक है, जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो भारत श्रीलंका में होगा 2026 में, अगले वर्ष होगा, फरवरी मार्च महीने में होगा। तो अब तैयार रहना अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। लास्ट T20 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता था, भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अब मैं आपको RRR पढ़ाने वाला हूं, जहां पर आपको जून 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराएंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किन 2 देशों के द्वारा हाइब्रिड मॉडल के द्वारा किया गया है? तो इंडिया और श्रीलंका के द्वारा यहां पर किया जाएगा 2025 का यहां पर ICC महिला वनडे विश्व कप। ईरान के द्वारा इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 स्टार्ट किया था। डी राइट आंसर होगा। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम है सिंधु। सी इसका राइट आंसर होगा। सिपरी वार्षिक रिपोर्ट 2025 पेश की गई। भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 180 है। सी राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को अवार्ड दिया गया। सी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर 13 जुलाई को जो करंट अफेयर्स आप सभी ने पढ़े थे, उस करंट अफेयर्स का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। मुंबई में कार्निक ब्रिज का भी नाम चेंज किया गया है। तो कार्निक ब्रिज का नाम चेंज करके क्या किया गया? इसका नाम है सिंदूर ब्रिज। AISAP के द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट कहां पे खोला जाएगा? तो ये जो पहला रेस्टोरेंट है दुबई में खोला जाएगा, जो AI इसको मैनेज करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों प्रिया नायर। क्या नाम है? प्रिया नायर। किस राज्य में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। तो जो फर्जी बाबा है उनका भांडाफोड़ करने के लिए। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू हुई है? असम में स्टार्ट हुई है, ताकि हाथी और जो इंसानों के बीच में संघर्ष उसको कम किया जा सके। अगला है 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल होने वाली पहली और इकलौती भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है प्राजक्ता कोहली। किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव महाराष्ट्र में घोषित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो केवड़िया गुजरात में हुआ है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बाय इमो को किसने लॉन्च किया है? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? तो भारत 133 स्थान पे पहुंच गया है। जनजातीय युवाओं के लिए तलाश पहल राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और किसने शुरू किया है? तो इसे यूनिसेफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। प्यारे दोस्तों, 3 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि PYQ है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं। सीजल टियर फर्स्ट का प्रश्न 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का है। तो प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंटर बोला जाता है।
इनमें से कौन सी हमारे निकटतम ज्ञात आकाशगंगा, यानी सबसे पास जो गैलेक्सी, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है, यहां पर देखिए, सेजिटेरियस डॉर्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना। एक प्रश्न आपके लिए और है, कमेंट बॉक्स बताइए कि सबसे पास का तारा कौन सा है। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक सवाल है, भारत का 44 नंबर का विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? आप इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको मेरे पीछे एक तस्वीर दिख रही है एक महिला की, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस महिला की है, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, जो नए छात्र हैं, नए मेरे भाई बहन जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो डेली जुड़ते हैं, तो अभी आप अगर आप जानते हैं इस बैच के बारे में तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में आपको मैं 11 विषय पढ़ा रहा हूं और आप इसमें 699 में तैयारी करेंगे। 6 से 7 महीने में आपको विषय पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी और ज्योग्राफी चल रही है, अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कल से। तो 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, स्टेट, पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत के हर एग्जाम्स के लिए। आपको यहाँ पे रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू डिस्कशन 699 मिलेगा। ये नंबर, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी करनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 6 से 7 महीने में सारे विषय पढ़ेंगे, 500 प्लस वीडियो मैं आपको दूंगा और टाइमिंग है शाम को 5 से 6, दोपहर 1 से 2। और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टडी कर, और कोर्सेस इन पीडीएफ में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है, वहां पर पे आप एनरोल करिएगा। टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट लगाइए आप, ई बुक्स हैं आपके मंथली, 6 मंथ्स के, टॉपिक वाइज के, और 6 महीने के, 12 महीने के, आप ई बुक्स में देख लेना। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी में बिहार जीके के जितने टॉपिक हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो स्टार्ट हुई है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। और दोस्तों, आप जब अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल करेंगे तो बाय नाउ ऑप्शन पे जाइएगा, जहाँ पे कूपन कोड रेनी 600 यूज करिएगा। दोस्तों, स्टैटिक जीके बुक का पेज बाय पेज में आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी स्टार्ट कर चुका हूँ। अभी तक हमने 4 पेज कर लिया, 5वां पेज आपका होमवर्क है। और जिन्होंने इस बुक को मंगा लिया तो ठीक है, और आप इस बुक को मंगा लीजिए और पेज बाय पेज टेस्ट दीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक भी, थ्योरी बुक भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 150 रुपीज़ की बुक है ये, ठीक है। 4000 प्लस टेस्ट भी आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एसएससी, स्टेट, पीएससी, यूजीसी, रेलवे, हर एग्जाम के लिए। और दोस्तों, 2025-2024 का 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज है, आप जाकर के चेकआउट करना। 6 महीने की ई बुक्स भी है। और प्यारे साथियों, आप जून महीने की भी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक जीके बुक है जहाँ पे 5000 प्लस एमसीक्यू है, 65 चैप्टर वाइज यहाँ पे टॉपिक है, और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। और आज बहुत सारे, ढेर सारे वीडियो आएंगे। शाम को 7 बजे कैरेबिल एसएससी चैनल पर हमने स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि विविध के टॉपिक हैं। 50 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डेली शाम को 7 बजे पढ़िएगा। भारत में प्रथम पुरुष हो चुका है, भारत में प्रथम महिला हो चुका है। अब मैं आपको भारत में अन्य पढ़ाने वाला हूँ, तो आप उसको भी जा करके पढ़ लेना। और टोटल 51 टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को जाकर के डिटेल से पढ़ लेना। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।